हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का लेसन सेकंड। इस लेसन के बाद हमारी यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन 2 का नाम है फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने पिछली यूनिट में पढ़ा था कि बैंकों के कितने टाइप होते हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं अपने कस्टमर्स को। तो अब आप इस यूनिट में पढ़ेंगे कि जो बैंक अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है कि वो कौन कौन सी होती हैं, और आप जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस के ऑप्शन के बारे में। आपके लिए बिजनेस के लिए कौन कौन से फाइनेंस के ऑप्शन है उनके बारे में आप जानेंगे। और आप जानेंगे जो फर्म्स है और जो नॉन फर्म सेक्टर है उनमें किन किन कितना कितना इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है। और बैंकिंग से जुड़ी जितनी भी टेक्नोलॉजी है और जितने भी प्रोसेस है उनके बारे में आप जानेंगे। और अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन करनी है उसके बारे में भी आप देखेंगे। फाइनेंस द बिजनेसेस। अब देखिए, जो बैंक होता है वो लोगों की मतलब इंडिविजुअल की और लार्ज जो कॉर्पोरेशन होते हैं उन सबकी मदद करता है पैसों को पहुंचाकर, उनकी पैसों से मतलब इकोनॉमिकली हेल्प करके बैंक सबकी हेल्प करता है। तो उन्हीं के बारे में बता रखा है कि बैंक क्या क्या आपकी हेल्प करता है। पहला है माइक्रो फाइनेंस। ये जो माइक्रो फाइनेंस होता है ये एक टाइप का फाइनेंस का मेथड है और ये सिर्फ छोटे बिजनेसेस के लिए ही होता है। तो देखिए, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो देखिए, हम नाम से समझ सकते हैं माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे बिजनेस के लिए फाइनेंस देना। तो माइक्रो फाइनेंस उन लोगों को दिया जाता है जो कैपेबल नहीं होते। जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके कोई भी प्रोडक्ट है सर्विसेज है उनको एक्सेस करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उनको ये माइक्रो फाइनेंस की सुविधा दी जाती है। तो इसका मेन गोल ये होता है कि सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेसेस को बनाया जा सके। तो एग्जांपल के लिए बताया गया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जिसे हम मुद्रा भी बोलते हैं, तो ये क्या करती है, ये फ्री लोन प्रोवाइड करवाती है और 3 कैटेगरीज को प्रोवाइड करवाती है, जिसमें आते हैं शिशु, किशोर और तरुण। तो ये तीनों क्या है, नॉन फार्म सेक्टर्स होते हैं। तो इसमें देखिए, शिशु के लिए 0 से लेके 50,000 तक का लोन दिया जाता है, और इसमें देखिए 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो इसको अब देखा जाता है कि जिसको लोन दिया जा रहा है तो किस कैटेगरी में वो फॉल करता है, तो उसके हिसाब से उसको लोन दे दिया जाता है, वो भी फ्री में दिया जाता है। तो फ्री का मतलब ये कि उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, पैसे तो उसको देने ही पड़ेंगे वापस, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इस एजेंसी का मेन मकसद ये है कि ये पैसे देती है लोगों को ताकि वो अपना खुद का बिजनेस कर सके, और फिर बाद में जब उनका बिजनेस चल पड़े तो वो बाद में पैसे चुका दे। अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये एक तरह की बैंक की सर्विसेज है जो बैंक अपने अकाउंट होल्डर को देता है। इसमें क्या होता है कि जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसको ये सर्विसेज दी जाती है कि वो जब भी कोई इमरजेंसी में पड़े तो वो बैंक से तुरंत लोन ले सकता है। मतलब जिस दिन लोन ले जाएगा उसी दिन उसको मिल जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, तुरंत लोन हो जाता है, और इसमें कम से कम पेपर वर्क होता है, इसमें ज्यादा कागजों की जरूरत नहीं होती है। और ये जब काम आता है जब आपका जो बैलेंस है वो 0 हो जाता है ना, तब भी आपको क्या लोन दे दिया जाता है, और इस पे जो आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है वो भी काफी लो होता है। और इस सर्विसेज की मदद से जो अकाउंट होल्डर होता है वो अपनी एक्सट्रीम नीड को फुलफिल कर सकता है। अब देखिए, जो ओडी होता है, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। किसी बैंक में ज्यादा होगा, किसी बैंक में कम होगा, लेकिन होता कम ही है। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। अब देखिए, अगर आप पैसे चुकाने में देरी करते हैं, बहुत ही डिले कर देते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये अनसिक्योर्ड लोन होता है और इसको हम 2 टाइप से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड। अब जो ऑथराइज्ड ओडी होता है तो उसमें क्या होता है कि जब आपका बैंक 0 होने वाला होता है, आपका बैलेंस बैंक का 0 होने वाला होता है, तो उससे पहले ही आपसे एग्रीमेंट बनवा लिया जाता है कि अगर आपका बैंक का वो 0 हो जाता है बैलेंस, तो हम आपको ओडी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अनऑथराइज्ड ओडी में क्या होता है कि इसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपका बैलेंस 0 होगा आपको ओडी फैसिलिटीज मिल जाएगी। लेकिन ऑथराइज्ड वाले में आपको पहले से ही लिख कर देना पड़ेगा, रिटर्न पेपर वर्क एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अगला है कैश क्रेडिट। तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही कई बार बताया है। कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब भी आपको पैसे देने होते हैं, जब आपके पास पैसे नहीं होते और आपको तुरंत पैसे देने होते हैं, तो बैंक आपकी तरफ से अपने तरफ से पैसे दे देता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट। तो बैंक अपनी तरफ से जब पैसे आपकी तरफ से दे देता है तो आपको कुछ महीने बाद या कुछ 1 साल बाद आपको क्या है वो पैसे बैंक को वापस देने होते हैं। फिर उसमें क्या इंटरेस्ट भी आपको बैंक को देना पड़ता है। तो बैंक जैसे इंडिविजुअल को यूज कर रहा था उसके लिए तो क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन कोई अगर बिजनेस है जिसका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है तो उसको ये कैश क्रेडिट की फैसिलिटी या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि वो जो भी बिजनेस है वो उसको 1 साल बाद विद इंटरेस्ट बैंक को पैसे दे सके। अगला है मोर्टेज। तो मोर्टेज का मतलब होता है गिरवी रखना। तो देखिए, जब भी आप अपनी कोई भी एसेट्स या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी या आपकी कोई भी आपका जमीन वगैरह हो गया, तो इसको एज अ सिक्योरिटी आप जब भी लोन लेते हैं तो उसको सिक्योरिटी पे रखते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मोर्टेज, यानी आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है। तो आपने कई बार सुना होगा, जब भी कोई लोन लेता है तो अपना घर गिरवी रख देता है, अपनी कार गिरवी रख देता है, या कोई भी ज्वेलरी है जो गिरवी रख देता है, गोल्ड वगैरह। तो जब वो अपने सिक्योरिटी देता है, अगर वो लोन नहीं चुका पाया तो बैंक की वो जो आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है बैंक की हो जाएगी। अब इसके अंदर 2 पार्टीज होती हैं, एक तो मोर्टेगोर और मोर्टेगी।
जो मोटे गोर होता है वो ब्रोवर होता है, मतलब जो पैसे लेता है, जो लोन लेता है, और जो मोटे गी होती है वो लेंडर होती है, जो पैसे देती है, जैसे बैंक हो गया। और जो पैसे इनके बीच में इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं मोर्टेज मनी। और इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं मोर्टेज। तो आपको कुछ पॉपुलर मोर्टेज के बारे में बताया गया है। पहला तो है सिंपल मोर्टेज, जिसमें वही है, सिंपल आपने पैसे लिए, कुछ अपना सामान गिरवी रख दिया, और अगर आप नहीं दे पाए तो वो आपका एसेट या आपकी प्रॉपर्टी देने वाले की हो जाएगी। दूसरा है मोर्टेज बाय कंडीशनल सेल। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपने अपने एसेट्स या प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो उसको क्या सेल में बेचा जाता है। ऑक्शन का नाम आपने सुना होगा, ऑक्शन किया जाता है, तो आपका एक प्राइस की बोली लगाई जाती है, फिर उसको बेच दिया जाता है। अगला है यूसुफ एक्चुअरी मोर्टेज। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पैसे जो लेता है और जो पैसे देता है, तो अगर वो पैसे अगर नहीं दे पाता है उसको देने वाले को, तो क्या करता है, जो लेंडर होता है वो उसकी जो भी उसने प्रॉपर्टी गिरवी दी होती है तो उस पे एज अ रेंट वो वसूल करता है अपने पैसे। अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि आपने क्या किसी को आपने लैंडर से पैसे लिए और बदले में आपने अपना घर गिरवी रख दिया, और अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो वो क्या करेगा कि आपके घर को क्या रेंट पे दे देगा, और जब अगर वो रेंट से उसके पैसे पूरे चुक जाते हैं तो घर वो आपको वापस दे देता है। तो देखिए इस वाले में क्या दोनों का फायदा होता है। ये जब वो आप लोन लेते हैं तो उसमें पहले एग्रीमेंट बना लिया जाता है, अगर आप लोन नहीं दे पाते तो आपका जो भी आप घर लोन दे रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी कोई आप दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, तो उसका एज अ रेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है, तो ये पहले ही कर लिया जाता है एग्रीमेंट में। अगला है इंग्लिश मोर्टेज। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो भी गिरवी लेता है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने देने वाले के नाम कर देता है, लेंडर के नाम कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी आप गिरवी रख रहे हैं, जो भी आप फ्लैट दे रहे हैं, होम दे रहे हैं, तो वो उसके नाम पे हो जाएगी, और जब आप उसको अगर रीपेमेंट कर देते हैं तो फिर वो वापस से जो भी आप गिरवी दे रहे हैं उसको वो आपके नाम पे हो जाएगा। तो ये मोस्टली पेपर वर्क में ही होता है कि मतलब कागज करके उसके नाम कर दिए, बाद में जब आपने पैसे दिए तो कागज आपके नाम पे हो गया, तो उसमें ज्यादा मोस्टली पेपर वर्क चलता है। और इसमें ये नहीं कि आपने अगर पैसे नहीं चुकाए तो वो आपका घर को ऑक्शन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों इसको बोलेंगे मोरगेज। मैं ऊपर गलती से मोर्टेज बोलते आ रहा हूँ, यहाँ पे टी साइलेंट है, यहाँ पे जी साइलेंट नहीं है, इसको हम बोलेंगे मोरगेज। अब देखिए मोरगेज में जो कंडीशनल सेल है उसकी क्या क्या कंडीशन है, मतलब किस कंडीशन में आपकी गिरवी रखा हुआ सामान या प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मोर्गेज। तो देखिए जब आप लोन लेते हैं तो आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट के अंदर आपको अपना गिरवी रखा हुआ सामान मिल जाएगा, मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपके सामान को सेल कर दिया जाएगा। ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड। अगर आप अपने पैसे चुका देते हैं तो आपका जो सामान है वो सेल नहीं किया जाएगा, और अगर बाय चांस अगर सेल कर भी दिया जाता है तो जिसको दिया जाता है तो वो उसको वापस करनी पड़ती है सेलर को, फिर सेलर से फिर वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। अगला है रिवर्स मॉर्गेज। तो ये उन व्यक्ति को दिया जाता है जो सीनियर सिटीजन होते हैं और जिनको पैसों की सख्त जरूरत होती है, तो उनको ये लोन दिया जाता है। तो इनकी एज 60 या 60 से अब होनी चाहिए, तो उनको ये लोन मिलता है, और ये उन्हीं को मिलता है जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकें और ये लोन ले सकें। तो देखिए होता क्या है, जब ये अपना कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो बैंक इन्हें लोन देता है, लेकिन पीरियोडिक मैनर में, मतलब हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लोन देता है, जिससे इन लोगों को हर महीने लोन मिलता है। तो देखिए अब बैंक पे कर रहा है, वो भी बोर को, मतलब गिरवी रखने वाले को बैंक पे कर रहा है, तो इसलिए हम इसे रिवर्स मॉर्गेज बोलते हैं। तो देखिए उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक सिक्योरिटी का काम कर रही है लोन के अगेंस्ट। अगर वो लोन नहीं दे पाए तो उनकी प्रॉपर्टी बैंक की हो जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बताया गया है। आपको आईडी प्रूफ लगेगा, आपको रेजिडेंट एड्रेस का प्रूफ लगेगा, उसमें आप आधार कार्ड वगैरह या बिजली का बिल भी दिखा सकते हैं। एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, और प्रॉपर्टी पेपर्स लगेंगे कि आप जो भी आप गिरवी रख रहे हैं उसके क्या कागजात हैं, और आपकी 6 महीने की आपकी बैंक की अकाउंट की स्टेटमेंट ली जाएगी कि आपने कितना ट्रांजेक्शन करा, आप कितने कैपेबल है कोई भी लोन लेने के लिए, और जो भी लोन अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट ली जाएगी 1 साल के लिए। अगला है हाइपोथेकेशन। तो देखिए जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसके पीछे ये स्लोगन लिखा रहता है बैंक की तरफ से, इस पर लिखा रहता है हाइपोथिकेट विथ XYZ बैंक, मतलब बैंक का नाम होगा, उसकी तरफ से हाइपोथिकेट लिखा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि आप जो भी अपना गुड्स है उसको आप प्लेजिंग लेते हैं, मतलब एक शपथ लेते हैं कि आपका जो गुड है, आप जब भी लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट उसको बिना अपने लेंडर को दिए हुए उसको गिरवी रख देते हैं। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास एक टैक्सी है और आपने टैक्सी को गिरवी रख दिया ताकि आपको लोन मिल सके। अब आपको लोन मिल गया, लेकिन आपने जो टैक्सी उसको है ना, आपने जो आपको गिरवी दे रहा, आपको लोन दे रहा, उसको नहीं दी, आपने टैक्सी के पीछे लिखवा लिया हाइपोथिकेटेड बाय दिस बैंक। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आप लोन वापस नहीं कर पाए तो वो गाड़ी बैंक की हो जाएगी, लेकिन आपने बैंक को नहीं दी, आप उसी गाड़ी को चला के उससे पैसे कमा सकते हैं। टैक्सी चला के आपने पैसे कमाए और उस लोन को आपने बैंक को वापस कर दिए। बस आपको अपनी गाड़ी के पीछे वो स्लोगन लिखवाना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि ये जो गाड़ी है ये गिरवी है। और ये जो टर्म है इसका मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है, फाइनेंशियल व्हीकल पर, मतलब जैसे टैक्सी हो गई, ऑटो हो गया, ई रिक्शा हो गया, मोस्टली जो इन चीजों पे आपने ज्यादा देखा होगा, जो टेम्पो वगैरह हो गए, ट्रक वगैरह हो गए, उन पे देखा होगा।
तो देखिए जहाँ पे व्हीकल खरीदे जाते हैं, आपने वहाँ पे देखा होगा कि आप अपने व्हीकल को एज अ लोन के तौर पर भी सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं। वो एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे आप अपने व्हीकल को एज अ लोन पर दे सकते हैं, गिरवी दे सकते हैं। और देखिए जो इस टाइप का लोन होता है ये मोस्टली जो मूविंग एसिड होती है उन पे बेस्ड होता है। मूविंग एसेट का मतलब है व्हीकल से है, मतलब ट्रक हो गया, कार हो गई, स्कूटर हो गया, बस हो गया, तो इन सब पे ये मतलब जो मूविंग होती है ना एसेट्स, इन पे ही एप्लीकेबल होता है ये वाला लोन। और जिसको आप गिरवी दे रहे हैं वो कौन होता है? हाइपोथिकेटर। और जो गिरवी दे रहा है वो है हाइपोथिकेट। तो देखिए इन सबको कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इसे सेक्शन 2 के फर्स्ट पार्ट में भी मेंशन किया गया है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अगला है प्लेज यानी शपथ यानी प्रतिज्ञा। तो आपके जो भी एसेट्स और जो भी प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी हुई है, अगर आप उसकी रिपेमेंट कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्लेज। तो देखिए जो प्लेज है ये वर्ड कहाँ से आया? जब भी हम कोई गिरवी देते हैं सामान, जो लेंडर होता है वो उस पर क्या अपने हमारे एसेट पे कब्जा कर लेता है, तो वो कब्जा बचाने के लिए हमने ये वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है। तो प्लेज से ही क्या है, वो हमारे एसेट्स पे कब्जा नहीं कर सकता, हम अपने लोन की रीपेमेंट करके अपना जो भी गुड्स है उसको वापस ले सकते हैं। अब देखिए बाय चांस अगर आपकी प्लेज टूट जाती है, मतलब अगर आप पैसे नहीं चुका पाते हैं, तो उसके पास लेंडर के पास ये राइट आ जाता है कि वो आपके गुड्स को सेल कर सकता है और अपना जो भी उसका नुकसान है उसकी भरपाई कर सकता है। एग्रीकल्चरल एंड एलाइड इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक्स। अब आप सभी जानते हैं जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, मतलब एग्रीकल्चर के हमारे इकोनॉमिक में प्राइमरी सेक्टर पे आता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती होती है, फार्मिंग होती है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्यूट्री, फिशरिंग, एक्वाकल्चर, फॉलिज कल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर एक्सेट्रा। तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कृषि के अलावा हमें इन सेक्टर में भी डेवलपमेंट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज बनाती है इन सेक्टर को डेवलप करने में। यहाँ तक कि जो बैंक सेक्टर्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में आपको लोन देखने को मिलेगा, मतलब उसमें इंटरेस्ट काफी कम होता है ऐसे लोनों में। तो देखिए आपको बताया गया है कि कौन सा बैंक, जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होते हैं, ऐसे बैंक आपको कितना लोन कितने रेट पर यानी कितने इंटरेस्ट पर देंगे। तो देखिए इस साइड क्या है, बैंकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे बताया गया है कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, और यहाँ पे प्रोसेसिंग बता रखी है कि आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने रुपए देने पड़ेंगे आपको इतने साल में। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, लोवेस्ट कितना मिल सकता है, वो सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए ये सब समझाने वाला नहीं है, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट आपको देता है। तो ये बस आपको एक बार देख लेना है। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव इन बैंकिंग। अब बैंकिंग की जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे, और बैंक क्या क्या इनिशिएटिव उठाता है आपके लिए वो भी देखेंगे। पहला है कैशलेस बैंकिंग। तो देखिए जितने भी बैंक होते हैं वो आपको कैशलेस बैंकिंग करने की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको नहीं तो कोई सिक्का देना है, नहीं तो कोई नोट देना है, यहाँ पे बिना कैश के आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि बैंक कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो इसका जब भी आप यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ कार्ड का यूज होता है, कोई भी नोट वगैरह का या कॉइन वगैरह का यूज नहीं होता। तो ये भी एक तरीके से कैशलेस पेमेंट का मेथड है। अब देखिए जो USSD होता है यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तो इसकी मदद से क्या होता है कि हम बिना स्मार्टफोन के अपनी पेमेंट को इजीली कर सकते हैं। इसमें ना तो स्मार्टफोन चाहिए ना ही इंटरनेट चाहिए, हम इसके बिना स्मार्टफोन की पेमेंट कर सकते हैं USSD की मदद से। और अगला है देखिए QR कोड। आपने देखा होगा जब भी आप पेमेंट यूज करते हैं, मतलब पेटीएम यूज करते हैं या फोन पे यूज करते हैं, जो भी आप फोन की ऐप यूज करते हैं, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आप QR कोड स्कैन करते हैं। तो ये भी एक तरीके से वो कैशलेस मेथड है। और देखिए जो आपका मोबाइल है वही आपका वॉलेट होता है, उसी में आपके सारे पैसे होते हैं और आप इससे आसानी से अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता और कन्वीनियंट होता है। आप देखिए फोन की मदद से किसी के और किसी को आपको पैसे भेजने, उसके फोन नंबर पर डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं, या उसका कोई भी QR कोड स्कैन करके उसको पैसे भेज सकते हैं। तो फोन की मदद से आप इजीली बिना कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए फोन से पेमेंट करने का एक फायदा और है, जिसको भी आप पैसे देते हैं तो आपके फोन में सब आ जाता है इन्फॉर्मेशन कि आपने कितने बजे कितनी तारीख को किसको पेमेंट करी है। लेकिन आप जैसे ही अगर वैसे देते हैं, बिना फोन के पैसे देते हैं किसी को, तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि किसको मैंने पैसे दिए, तो उसमें पूरा आपके फोन में रिकॉर्ड होता है, जो आगे चल के आपको हेल्प भी करता है एज अ प्रूफ के तौर पर। अगला है ई बैंकिंग। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पर की जाने वाली बैंकिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं या ई बैंकिंग भी बोलते हैं। और इसी से मिलते जुलते वर्ड और हैं, जैसे कि वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, तो ये सब भी एक टाइप की ई बैंकिंग ही है। तो इसमें क्या होता है, जो टेलीकॉम नेटवर्क होता है उसकी मदद से हम कंप्यूटर या मोबाइल से बैंकिंग रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो करते हैं। तो जो भी बैंक होते हैं जो अपनी ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो मेनली क्या है, मोबाइल बैंकिंग होती है, ECS होता है, स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, EFTs होते हैं,
टेली बैंकिंग होता है, मोबाइल बैंकिंग होता है। तो ये सब सर्विसेज है बैंकिंग प्रोवाइड करवाता है। अगला है मोबाइल बैंकिंग, इसे हम शॉर्ट में एम बैंकिंग भी बोल सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग का मतलब है आप अपने मोबाइल से ही बैंक से रिलेटेड सारे काम करना, जैसे कि एक्सचेंज हो गया मनी का, ट्रांजेक्शन हो गए, बिल पेमेंट हो गए, क्रेडिट एप्लीकेशन हो गया, बैलेंस चेक हो गया, और भी कई सारी जो भी सर्विसेज होती हैं वो आप अपने फोन से ही करते हैं, तो उसे हम मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसे हम ECS भी बोलते हैं। तो देखिए एक टाइप का सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि देखिए जब भी आपका क्रेडिट कार्ड बिल आता है, आपको पता है जब भी आप क्रेडिट करते हैं तो बैंक आपकी तरफ से पैसे देता है और आपको बैंक को बाद में पैसे देने होते हैं, और अगर आप नहीं देते तो आपको इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट के साथ देने होते हैं पैसे। तो ऐसे में जो ये सिस्टम है आपकी हेल्प करता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है उसको अपने आप ही वो मतलब पेमेंट कर देता है आपका जो सेविंग अकाउंट है ना उससे। तो ये सिस्टम क्या करता है, आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी मतलब आपका बिल है उस सेविंग अकाउंट में से आपके पैसे लेगा और आपके बैंक को भेज देगा। इससे क्या है, आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, तो आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देगा। अगला है स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड एक तरीके का एक स्पेशल टाइप का कार्ड होता है जिसके अंदर क्या डाटा स्टोर रहता है। इसके अंदर बहुत पतली पतली माइक्रो चिप्स लगी रहती है, जिसमें ये जो मेमोरी चिप्स होती है इन्हीं में क्या कार्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन रहती है। आपके ट्रांजेक्शन जो भी आप करते हैं ना, सारी उन माइक्रो चिप्स में वो डाटा रहता है। तो आपका जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, आपने जब भी अपना कार्ड देखा होगा उस पर देखा होगा आपने येलो येलो सा छोटा सा वो चिप सी लगी रहती है, तो वही होता है आपकी वो जो चिप होती है ना, वही आपके सारे आपकी जो डाटा है वो स्टोर करके रखती है। अब आप कार्ड से जो भी आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो सारी आपकी इनक्रिप्टेड होती है। मतलब उसमें क्या इंक्रिप्टेड होता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वो भी क्या इंक्रिप्टेड होते हैं, मतलब सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ सकता। ऐसी जो आपके कार्ड की ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। तो ये एक तरीके से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाता है। आपके कार्ड को कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि ये इंक्रिप्टेड होता है और इसके अंदर बहुत ही सारा डाटा फीड होता है, और जो भी आपको ट्रांजेक्शन करना है सिर्फ वही डाटा ये कार्ड दिखाएगा स्मार्ट कार्ड, उससे अलावा और कोई वो डाटा शो नहीं करता। अगला है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स यानी EFTs। तो देखिए ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जिसमें क्या है कैश एक्सचेंज हो जाता है किसी जो इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट से किसी दूसरे इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में, लेकिन जो बैंक है दोनों का सेम होना चाहिए। और हम कंप्यूटर की मदद से कैश को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज कर सकते हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो भी विदाउट द इंटरमीडिएट ऑफ बैंक स्टाफ। मतलब बैंक स्टाफ की मध्यस्थता के बिना ही हम कंप्यूटर की मदद से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगला है टेलीफोन बैंकिंग। तो टेलीफोन बैंकिंग क्या होता है, जो बैंक होते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपने कस्टमर को टेलीफोन बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। इससे उनको क्या होता है, जो भी कस्टमर होते हैं उनको ATM या बैंक ब्रांच में पैसों के लिए नहीं जाना पड़ता, किसी ट्रांजेक्शन की वजह से नहीं जाना पड़ता, सिर्फ टेलीफोन की मदद से अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये सुविधा मोस्टली सीनियर सिटीजन को दी जाती होगी जो बार बार बैंक ब्रांच में विजिट नहीं कर सकते। अगला है इंटरनेट बैंकिंग। देखिए इंटरनेट बैंकिंग को हम वेब बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं। तो जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी बैंक में तो आपको पता होगा कि हर बैंक की खुद की ना एक वेबसाइट होती है, तो आप उसी वेबसाइट से जाके, जैसे कि SBI है तो SBI की वेबसाइट पर जाके आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। तो जो भी कस्टमर होता है वो इंटरनेट बैंकिंग से क्या जो ऑनलाइन बैंकिंग कर सकता है उसको बार बार क्या विजिट नहीं करना पड़ेगा, वो घर बैठे क्या ऑनलाइन बैंकिंग से सारे अपने काम निपटा सकता है। जैसे कि बिल पेमेंट हो गया, बैलेंस चेक हो गया, है ना, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट हो गया, कोई भी पेमेंट कर दी उसको स्टॉप करवाना है, बैलेंस की जो भी इंक्वायरी है वो ले सकता है वहीं वेबसाइट पर ही। तो सब बैंक की अपनी अपनी वेबसाइट होती है जिसपे कस्टमर अब जाके सारी नॉलेज ले सकता है। तो देखिए कस्टमर के जितना भी अकाउंट डाटा होता है वो कभी भी देख सकता है, चाहे तो दिन में या रात में, और किसी भी प्लेस पे बैठ के देख सकता है। अगला है होम बैंकिंग। तो होम बैंकिंग सबसे मोस्ट कॉमन वे है ट्रांजैक्शन करने का। इसमें आप अपने घर बैठे ही अपने ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं और ये आपके बैंक ब्रांच को आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही क्या अपने जो भी आपको एक्सचेंज करवाना है वो सब कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जो भी आपको डील करनी है वो कर सकते हैं कैश में, और आपके जो भी बिल है वो पे कर सकते हैं। आप क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भी कई सारी फैसिलिटीज आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मेथड है बैंकिंग का ये काफी ज्यादा कन्वीनियंस है और काफी इजी है, और ये 24 घंटे आपके अवेलेबिलिटी में रहता है। मतलब 24 घंटे इसकी सर्विसेज रहती हैं, आप कभी भी कहीं पर भी आप अपनी सेवाएं ले सकते हैं। इसकी वजह से कि आपको बैंक में विजिट नहीं करना पड़ेगा और इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा, काफी बातचीत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप घर बैठे सारा पेपर वर्क कर सकते हैं, और इसमें क्या पेपर वर्क की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, और फिजिकल ट्रांसफर और रिस्क से भी आप बच सकते हैं। तो हमने जितनी भी बैंकिंग के बारे में पढ़ा वो सब ई बैंकिंग के अंदर आते हैं। चेकिंग काउंटरफीट करेंसी। तो अब आप पता कैसे लगाएंगे कि आपको कोई भी अगर जाली नोट पकड़ा गया है कि वो जाली नोट है कि नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा नोट नकली है कि नहीं है। अब जो RBI है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो एकदम इशू करे लीगल नोट हमारी कंट्री में, मतलब वो जाली नोट ना छापे, बिल्कुल लीगल नोट छापे जो हमारी कंट्री में चल सकते हैं। देखिए जो काउंटरफीट करेंसी होती है जिसे हम हिंदी में जाली नोट भी बोलते हैं, वो ऐसे टाइप की करेंसी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेंसेक्शन नहीं होती है। मतलब ये ऐसे नोट होते हैं जो RBI द्वारा नहीं छापे जाते, इन्हें हम फेक करेंसी नोट भी बोलते हैं, यानी शॉर्ट में FCNs।
तो अब आप क्या क्या करके पता लगा सकते हैं कि एक जाली नोट कैसे जाली है। तो सबसे पहले आपको नोट के कलर देखना है कि उसमें जो कलर प्रिंट हुआ है वो कौन सा कलर है। जैसे कि आपने 500 का नोट देखा है वो हरे कलर का है, अगर कोई आपको नीले कलर का 500 का नोट पकड़ा है तो आप समझ जाएंगे कि वो जाली नोट है। दूसरा तरीका है, आपने देखा होगा गांधी जी की फोटो लगी रहती है, वो भी उसका वाटर मार्क लगा रहता है, आपने देखा होगा व्हाइट सी साइड होती है, अगर आप उसको लाइट में देखेंगे तो आपको महात्मा गांधी हल्के हल्के विजिबल दिखाई देंगे। तो आपको देखना है कि वो गांधी जी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो वो जाली नोट है। अब देखिए जो 5 से लेके 50 रुपए तक के जो नोट होते हैं उसमें क्या एक सिक्योरिटी थ्रेड लगाया जाता है, आपने देखा होगा वो हरे कलर का जो धागा से चमकता रहता है ना, जिसे एम्बेडेड थ्रेड भी बोलते हैं, उसपे भारत लिखा होगा, यानी वो भारत वाला जो नोट है वो क्या प्योर नोट है, मतलब असली नोट है। अगर वो नहीं लिखा हुआ यानी वो जाली नोट है। अगला है जो 20 रुपए से 500 रुपए तक के नोट होते हैं, जो भी उस पे वैल्यू लिखी रहती है 500 रुपए 200 रुपए 100 रुपए, तो उस पे जो लिखा रहता है ना वो हल्का सा बाहर निकला रहता है, मतलब डोमिनेटिंग होता है, मतलब सबसे बोल्ड तरीके से लिखा रहता है, तो उस पे आपको नजर रखनी है कि वो लिखा कैसे है। अगला है 20 रुपए से 500 रुपए के जो नोट होते हैं उस पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं और वो हल्के से बाहर निकले रहते हैं, मतलब आप टच करके उसको फील कर सकते हैं। तो आपको टच करके फील करना है कि वो हल्के से ऊपर राइज है या नहीं, उसको हम राइज प्रिंटिंग भी बोलते हैं क्योंकि वो ऊपर महसूस हो जाते हैं। दूसरा है आपको उसकी फिगर और उसके अलाइन देखना है। जो रियल नोट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है उसकी, बिल्कुल मतलब रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अगर आपको कोई ऐसा आधा कटा हुआ मतलब उसकी शेप में कुछ गड़बड़ दिख रही है तो वो जाली नोट होगा। और देखिए जितने भी नकली नोट होते हैं उस पर आपको देखना पड़ेगा जो वो इंक से उसकी छपाई होती है वो क्या है, उसमें ऐसी छपाई हो सकती है कि उसमें लाइन टूट रही हो, कहीं ज्यादा छपाई होगी, कहीं पे लाइट कलर इंक हो गई हो, तो आपको अच्छे से नोट को देखना है। अगला है टाइपोग्राफी, मतलब जो रियल नोट होता है उसमें जो टाइपोग्राफी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वो काफी ज्यादा स्मूथ होती है। अगर आपको कोई ऐसा नकली नोट दिखे उस पर क्या आपको थिकर दिखेगी, तो आपको वो भी देखना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नोट रियल है कौन सा नोट फेक है। अगला है सिबिल, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इनका काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, जितने भी क्रेडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, नाम सजेशन हो गए, या किसी कंपनी को कोई लोन देना है उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके बारे में बताना, तो सारा इस ब्यूरो का काम होता है। तो ये ऐसा पहला क्रेडिट ब्यूरो है जो इंडिया में फॉर्म हुआ है। तो इस ब्यूरो का काम है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है उनसे ये रिकॉर्ड मांगती पीरियोडिकली। जब ये सबसे रिकॉर्ड ले लेती है फिर उसके बेस पे एनालिसिस करती है और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जारी करती है। तो जब ये रिपोर्ट जारी कर देती है तो जितने भी बैंक होते हैं वो इस रिपोर्ट की मदद से पता लगा लेते हैं कि हमें कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितना लोन देना चाहिए, या फिर जो भी कोई लोन लेना चाहता है उसको कितना लोन देना आवश्यक है। मतलब ये रिपोर्ट एक फिल्टर का काम करती है कि किसको कितना लोन देना चाहिए, किसको कितना नहीं देना चाहिए। तो इस रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है कि जो भी व्यक्ति उधार ले रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो मतलब जो कर्जा वो ले रहा है उसको देने के कैपेबल है कि नहीं है, और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। तो बैंक को इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है। अगला है एटीएम। तो एटीएम की फुल फॉर्म हम लेमन लैंग्वेज में एनी टाइम मनी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो अकाउंट होल्डर के पैसों को मैनेज करने में हेल्प करती है। मतलब आप एटीएम की मदद से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बैंक विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो एटीएम की मदद से आप जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, और इसकी वजह से आप मनी ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और आप क्या इसमें पिन भी बना सकते हैं, आपका जो कार्ड है उसका पिन भी बना सकते हैं एटीएम से। और एटीएम से हम पता भी लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है। अगला है नेट बैंकिंग। तो इसको मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया, जो इंटरनेट बैंकिंग है उसी को हम नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। अगला है आरटीजीएस। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसकी मदद से आप तुरंत ही अपने जो भी फंड्स है और सिक्योरिटी है उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आरटीजी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक रूट है जिससे आप अपने फंड को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो आपके पेमेंट को सेटल करने में हेल्प करता है। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है किसी इंडिविजुअल के द्वारा करी जाती है, किसी ग्रुप के द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसका यूज मेनली जो ह्यूज बैंक होते हैं, मतलब बड़े बड़े बैंकों के लिए किया जाता है। जब उनको कोई ट्रांसफर करना होता है अपने बैंक से एक बैंक के फंड ट्रांसफर करना है तो उसका यूज करते हैं, और अगर एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगला है एनईएफटी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब देखिए जो ऊपर वाला था आरटीजी, उसमें क्या हो रहा था, बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें नेशनली फंड ट्रांसफर होते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में फंड ट्रांसफर होते हैं। तो ये काफी ज्यादा इजी होता है इसका यूज करना, और इसमें हम कोई भी फिजिकल ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, और ये काफी ज्यादा कन्वीनियंस होता है। देखिए जब भी कोई फंड ट्रांसफर किया जाता है ऑनलाइन किसी देश में, तो उससे क्या उस देश की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। अब देखिए जब भी आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया होगा तो जब आपको बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है तो उसके साथ आपको IFSC कोड भी दिया जाता है।
तो इस कोड से हमें पता चल जाता है कि आपका बैंक कौन सा है, और जो भी कोई आपको पैसे ट्रांसफर करता है वो डायरेक्ट आपके बैंक की ब्रांच में चले जाते हैं। अगला है IMPS, इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये एक तरीके की सर्विस है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये एक तरीके का पायलट मोबाइल पेमेंट सिस्टम था। इसमें क्या होता था कि आप क्विकली जो आपके जो फंड है उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल के सहारे। तो इसका यूज आप अपनी मोबाइल बैंकिंग और SMS के सहारे कर सकते हैं। आपको इस सर्विस का यूज करने से पहले आपको अपने बैंक में IMPS सर्विस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो आप फिर आप अपने मोबाइल का यूज करके अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसको भी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, तो हम इसको भी स्किप करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसको भी मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो इसमें कई चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। अगला है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो इसके बारे में तो सभी जानते हैं, ये एक तरीके के स्मार्ट कार्ड है जो ट्रांजैक्शन करने या किसी पेमेंट करने के लिए यूजफुल होते हैं। हम इसकी मदद से हम अपने ATM से कैश को विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए, डेबिट कार्ड तो वो कार्ड होता है जिसकी मदद से आप अपने बैंक अकाउंट से पैसों को विड्रॉल करवा सकते हैं, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है वो भी एक तरीके का कार्ड होता है, लेकिन वो अलग टाइप का कार्ड होता है। तो आप जब क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आप पेमेंट नहीं कर रहे होते, आपकी तरफ से बैंक पैसे दे रहा होता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको जब भी ये पैसे आप यूज करते हैं तो आपको बैंक को वापस करने होते हैं विद इंटरेस्ट के साथ। और अगर आप टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम लगा देते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है बैंक को। तो देखिए, इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। अगर आप टाइम पे दे देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा और इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप देरी कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी गिर सकता है। अगला है ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम, यानी ऐसी ऐप है जिसके सहारे आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, है ना, पेटीएम हो गया, और भारत पे हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। तो ये सारी ऐसी टाइप की ऐपें हैं जिससे आप अपने पैसों को पेमेंट कर सकते हैं, पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन कोई चीज मंगानी वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो काफी ये आप एक तरीके से आपके लिए ऑनलाइन ये गेट खोल देता है कि आप ऑनलाइन कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इमेज में एक ऐप के बारे में बता रखा है BHIM। ये क्या है? भारत की पेमेंट ऐप है। इसकी मदद से आप किसी को भी आसानी से और क्विकली पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बताए गए हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले भारत BHIM की ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, फिर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको बैंक सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको अपना एक सिक्योरिटी UPI पिन बनाना होगा, फिर आप रेडी हो जाते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए। देखिए, आप सिस्टम समझिए कि सिस्टम पूरा काम कैसे करता है। अब देखिए, कस्टमर है यानी आप, यानी आपके पास क्या मोबाइल ऐप है वो, है ना। फिर उससे आप क्या करते हैं, आप उसमें कोई भी ऑर्डर सबमिट करते हैं, फिर वो कांटेक्ट करता है किससे? पेमेंट गेटवे से, मतलब आपके वॉलेट से। फिर वो किसके पास जाता है? आपके बैंक के पास। फिर बैंक से वो कंफर्म करता है कि हाँ, ये पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। जब बैंक से कंफर्म हो जाता है, फिर जो मर्चेंट होता है जिससे आपने कुछ मंगाया है सामान, तो उसके पास ये पेमेंट चली जाती है। फिर आपका जो बैंक होता है वो आपके जो पेमेंट गेटवे है उसको रिस्पॉन्ड करता है। फिर जो आपका पेमेंट गेटवे है वो आपके मोबाइल को वापस से रिस्पॉन्ड करता है। फिर जो आपका मोबाइल है वो कस्टमर को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब आपके पास मैसेज आ जाता है, बिल आ जाता है कि आपने हाँ इसको इतने बजे इतना पेमेंट कर दिया है। बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। तो बैंक ड्राफ्ट को हम डिमांड ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, यानी DD। तो DD एक टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो बैंक होता है वो गारंटी लेता है पेमेंट करने की, अगर DD प्रेजेंट है तो इसमें कोई भी चांस नहीं होता बेईमानी करने का। अगर मतलब पेमेंट में अगर DD है तो मतलब पेमेंट होकर ही रहेगी। अगर देखिए, अगर आपने DD बनवा रखी है तो उसका मतलब ये है कि आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके वो DD से पैसे ले सकते हैं। इसका ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका उस बैंक में खाता है कि नहीं है, आप बस उस बैंक की ब्रांच में जाइए और DD दीजिए और आप पेमेंट ले सकते हैं। जो डिमांड ड्राफ्ट होता है यानी DD, वो हमारे देश के हर बैंक की ब्रांच में चलता है, या कोई भी बैंक उसको मना नहीं कर सकता। अब देखिए, मैं आपको थोड़ी सिंपल वे में समझाता हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो DD को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपकी चेकबुक होती है ना, चेकबुक। तो उसमें आप अपने कोई भी अमाउंट लिख के देते हैं, आप किसी को भी देते हैं, लेकिन जब भी वो चेक लेके जाता है तो सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में देगा जिसमें आपका खाता होता है। लेकिन DD में ऐसा नहीं होता। जब भी आप अपनी DD बनवाते हैं यानी डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो किसी को भी आप अपना चेक बना के देते हैं तो किसी भी बैंक में जाके पैसे ले सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि सिर्फ SBI में तो SBI में जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक में तो उसमें जाएगा, किसी में भी जाके वो पैसे कलेक्ट कर सकता है। लेकिन जब भी आप ये DD बनवाते हैं तो उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। कम से कम आपको 50,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको जब ये बनवाते हैं तो आपको पैन कार्ड की नीड होती है, क्योंकि जब आप इसको बनवाते हैं तो आपको पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी उसके साथ अटैच करनी होती है। देखिए, जो पे ऑर्डर होता है यानी जो बैंक का जो चेक होता है ना, जो बैंक की तरफ से हमें मिलता है, जैसे कि SBI का चेक हो गया, जैसे एग्जांपल के दे रखा है ICICI बैंक का चेक दे रखा है, तो ये चेक भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आप इसमें पैसे अमाउंट लिखकर किसी को दे सकते हैं और वो जाके आपके अकाउंट से पैसे ले सकता है।
तो देखिए चेक भी डीडी की तरह होता है, लेकिन डीडी से अलग होता है। ये सिर्फ उसी बैंक में चलेगा जहाँ पे आपका अकाउंट है, लेकिन डीडी हर ब्रांच में चलेगा। अगला है हैंडलिंग बैंकिंग कंप्लेंट्स। तो देखिए कोई भी कस्टमर सर्टिफाई नहीं होता, जो बैंक उनको सर्विस दे रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, तो वो और भी ज्यादा कंप्लेन कर सकता है। जो बैंक की जो साइट्स होती है, वेबसाइट्स होती है, उस पर जाके वो कंप्लेन कर सकता है, या फिर वो डायरेक्ट जो बैंक के कर्मचारी उनको कॉल करके भी अपनी कंप्लेन बता सकता है, या फिर वो बैंकिंग ओम्बड्समैन से भी कंप्लेन कर सकता है। इसका मतलब होता है बैंकिंग लोकपाल। जब भी आप अपनी कंप्लेन करते हैं तो आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होती है, और भी जो रिलेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको देनी होती है। फिर वो अपनी कंप्लेन सुनेंगे, फिर अगर आपकी कंप्लेन अगर ज्यादा जायज होती है तो फिर उस पर वो एक्शन लेते हैं। अगर देखिए अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हैं या उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई उस पर क्या है, नजर नहीं रख पा रहा है, मतलब आरबीआई के अंदर वो आपकी कंप्लेन नहीं गई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जो बैंक का जो लोकपाल होता है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको अपनी समस्या बता सकते हैं, या फिर अगर वो भी अगर कुछ नहीं कर पाता है तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेन को बता सकते हैं। ये एक तरीके की ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर की जाती है। और एनबीएफसी से आप कोई भी जो डिजिटल रिलेटेड इशू होते हैं उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोई भी नेट बैंकिंग कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आपका पैसा फंस गया है या फिर पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं एनबीएफसी से। अब आपको बैंकिंग लोकपाल के बारे में बताया गया है। तो इसको 1995 में बनाया गया था। इसका जो काम होता है वो ये होता है, अगर बैंक कस्टमर को अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो जो कस्टमर है वो बैंकिंग लोकपाल के पास जाके उस बैंक की शिकायत कर सकता है। तो इसको आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में। तो आरबीआई ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है जो बैंकिंग लोकपाल की पोजीशन लेते हैं। तो इनका काम ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं उनकी कोई भी कंप्लेन होता है तो उसको स्पीडली वो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, उनको हेल्प करते हैं। अगर देखिए आपकी कोई कंप्लेन है और आपने बैंक को कंप्लेन दी, अगर बैंक उसका कोई भी समाधान नहीं दे रहा है, 30 दिन से ज्यादा हो गए, तो आप अपनी कंप्लेन लेके बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं। फिर वो उस पर कार्रवाई कर सकता है, लोकपाल बैंक पे भी कार्रवाई कर सकता है और आपको क्या है, एक सोल्यूशन भी दे सकता है और आपका जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसको खत्म कर सकता है। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारी जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।